And today we are going to start with the topic of protein. And the previous topic was amino acids, so I will start with the protein today. And this is the question which you are seeing in the screen. So guys, first of all, I have put this question on the board and you have to answer which amino acid this is. Okay? So अगर हम बात करें फर्स्ट अमीनो एसिड की, जल्दी से आप बताओ ये कौन सी अमीनो एसिड है. So this is serine. Serine. Okay? What is this second amino acid? This second amino acid is cysteine. What is this third amino acid? Third amino acid is tyrosine. Tyrosine has T-Y-R-N-Y. तो बच्चों, जब मैंने आपको बताया था कि आपको ये ट्रिपल कोड और सिंगल कोड दोनों को याद रखने हैं. सिंगल कोड ये Y और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको 5 इंपॉर्टेंट, कल मैंने आपको बताए थे कि अमीनो एसिड 5 कौन कौन से इंपॉर्टेंट अल्फाबेट हैं जो कि एब्रिविएशन में बहुत कंफ्यूज करते हैं, उनको आपको याद करने हैं. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड प्रोटीन जो है, थर्ड अमीनो एसिड जो है वो कौन सा है? टायरोसिन. ये फोर्थ कौन सा है? सबसे सिंपल 2CH2. क्या है यहाँ पे? 2. यहां पे 2 अल्कोहल ग्रुप दिख रहे हैं आपको. ये 2 अल्कोहल ग्रुप किसमें होगा? ये होगा आपके ग्लूटामिक एसिड में. ग्लूटामिक एसिड. सो गाइस, ये बताने का मेरा मकसद ये था कि आप जो है इनके एब्रिविएशंस देख लो, और ये आपके जो सिंगल अल्फाबेट एब्रिविएशन और ट्रिपल अल्फाबेट एब्रिविएशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ये आप देखो. ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं कि अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, क्या ये टर्मिनल जो है एन से एंड हो रहा है. जब भी हम प्रोटीन को लिखते हैं तो कहां से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो लेफ्ट वाला एन जो है वहां पे क्या होगा? एन होगा, एमीन ग्रुप होगा. जहां पे एन ग्रुप होगा वहां पे उसको बोलते हैं एनटीडी, एन टर्मिनल डोमेन ऑफ प्रोटीन. और जिधर सी ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एंड होगा वहां क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल डोमेन ऑफ प्रोटीन. ये सी टर्मिनल डोमेन और एन टर्मिनल डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि ये जो है रिएक्टिविटी टुवर्ड एनी ऑफ द यू कैन से ड्रग, उसमें ये काम आते हैं. ठीक है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. बीच का जो ये बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये बॉन्ड है आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. अगर ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई 1000 प्रोटीन है तो उसमें कितने पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होंगे? तो n-1 1000-1 999 क्या होंगे? 999 बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होंगे. ठीक है, तो बच्चों ये अमीनो एसिड जो है, ये एक सिंपल आपको मैं बताया कि एक मोनोमर जो है, अमीनो एसिड जो क्या है? मोनोमर है. ये मोनोमर क्या कर रहे हैं कि एक एग्रीगेट बना के फिर पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं. तो ये पॉलीपेप्टाइड इसको हम नहीं कह सकते, इसको क्या बोल सकते हैं? ओलिगोपेप्टाइड. ओलिगोपेप्टाइड जब भी होता है आपको बताया, जैसे कि आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट वाले में, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में क्या था कि 2 to 9 था, तो इसमें भी 2 to 8 9, अगर 2 to 8 है तो वो क्या होंगे? ओलिगोपेप्टाइड होंगे. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ओलिगोपेप्टाइड आपको बना के दिखाया. अगर डायमर की बात करें तो हमेशा याद रखना सिस्टीन इज ए डायमर. ठीक है, सिंगल डायमर जो आपको मिलते हैं वो फ्री फॉर्म में वो क्या है? सिस्टीन है. नॉट सिस्टीन वाला, ये वाला सिस्टीन, नॉट ई वाला. ये वाला नहीं होगा. कौन सा होगा? ये वाला सिस्टीन होगा जो ऊपर मैंने लिखा है. ठीक है, तो ये सिस्टीन एक अकेला डायमर होता है जो कि हमें मिलता है इसमें नेचर में. ठीक है, अब जब प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है बहुत डाइवर्स फॉर्म में आपको मिलते हैं. चाहे एनिमल के आप कोई भी पार्ट उठाओ. अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रुप 4 होते हैं, ग्रुप 2 होते हैं. तो ये ट्रांसपोर्टर्स क्या होंगे? ये भी प्रोटीन होंगे. ट्रांसपोर्टर्स की बात करूं तो ट्रांसपोर्टर्स भी प्रोटीन होंगे. अगर आपके मैं बात करूं कि टायरोसिन का, तो टायरोसिन जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टायरोसिन क्या करता है? ये हॉर्मोन्स बनाते हैं. हॉर्मोन्स में जैसे आप बात कर लो कि एड्रेनलिन बात करो, थायरोक्सिन बात करो, ये सारे क्या है? इनके डेरिवेटिव्स हैं. हीमोग्लोबिन की बात करो तो हीमोग्लोबिन भी क्या है? प्रोटीन है. हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है. हीमोग्लोबिन पिगमेंट भी क्या है? एक प्रोटीन है. इसी तरह अगर मैं और भी प्रोटीन की बात करूं तो थ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग से याद आया होगा, थ्रोम्बिन. यहां पे ये भी क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है, और ये क्या है? प्रोटीन है. इसके अलावा कोई भी एंजाइम उठा लो, वो एंजाइम क्या होंगे? चाहे आप पेरोक्सीडेज की बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, राइबोजाइम को छोड़ के. राइबोजाइम इज ओनली आरएनए एंजाइम. ठीक है, पेरोक्सीडेज को की बात करें तो वो भी क्या है? एक एंजाइम है. और एंजाइम क्या है? ये प्रोटीन है. ठीक है,
और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, चाहे माइक्रोट्यूब्यूल्स ले लो, माइक्रोट्यूब्यूल्स ले लो, तो वो भी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेल, सेल में जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन और वो ट्रोपोनिन, सारे क्या है, ये सारे ही प्रोटीन है। कोलेजन ले लो, कोलेजन ले लो, कोलेजन भी एक प्रोटीन ही है। और सबसे एबंडेंट एनिमल प्रोटीन क्या है, कोलेजन। इस तरह प्लांट की बात करो, सबसे प्लांट में कौन सा होता है, रुबिस्को। रुबिस्को आपने नाम सुना होगा। रुबिस्को पूरे बायो सिस्टम में सबसे ज्यादा डाइवर्स प्रोटीन रुबिस्को। एनिमल सिस्टम में सबसे ज्यादा डाइवर्स प्रोटीन कोलेजन। कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में ये मैट्रिक्स बनाता है। तो ये एक चार्ट आप याद रखो। इसलिए प्रोटीन क्या है, बहुत ही डाइवर्स है, इसलिए इसको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम बात करेंगे ये प्रोटीन हमारे जो है बहुत डाइवर्स हैं, आप इसको नोट करो, डाइवर्स है और इसको स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहली बात यही आती है कि इसके स्ट्रक्चर को जाने, अब स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ठीक है। एज ए बायोलॉजिस्ट वी हैव टू नो अबाउट द 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी जानना होगा, और उसके अलावा क्या जानना होगा, उसके अलावा हमें उसके एग्रीगेट मतलब कि उसकी कैसी कॉन्फॉर्मेशन है। कॉन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब आउटलाइन है। अगर मैं किसी आपको कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में आप क्या देखते थे कि कार्बोहाइड्रेट में कैसे सारे अरेंज्ड हैं, मतलब अरेंज इन द सेंस कि थिंग्स, एक एनसीईआरटी में वर्ड लाइन दिया गया है, वो आप हमेशा याद रखना। थिंग्स इन द प्रोटीन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो थिंग्स है, जो प्रोटीन में थिंग्स है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे अरेंज्ड हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, यही आता है कि डिफरेंट थिंग्स होंगे। थिंग्स से मतलब मेरा मतलब है यहाँ पे अमीनो एसिड्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, वो अपने आप को कैसे एग्रीगेट कर रहे हैं एक प्रोटीन को स्ट्रक्चर देने के लिए। तो वो बात आती है यहाँ पे प्रोटीन में। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे बायोमोलिक्यूल का, चाहे आप अब भी पढ़ो, चाहे आप मास्टर्स में पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, ये आपको जिंदगी में हर जगह ही ये इंपॉर्टेंट होती है टॉपिक, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो आप, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है पता है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर जानोगे तभी आप जान पाओगे कि कौन सा ड्रग जो हम यूज कर रहे हैं, मेडिसिन जो यूज कर रहे हैं, वो अगर उस प्रोटीन को टारगेट कर रहा है हमारे बॉडी में तो उससे कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि रिएक्ट इन द सेंस कि अगर मान के चलो कि आपके अंदर एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि HCO3 बनाने में मदद करती है, ये क्या है कि अब ये अगर आपके अबेर्ड हो गए, ये अबेर्ड हो गए, आपने इसके खिलाफ कोई क्या किया, एक कोई प्रोटीन टारगेट किया जो इसको जाके सुधारेंगे। क्या करेंगे, अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब आपने कोई क्या किया, एक आपने मेडिसिन लिया, वो मेडिसिन आप खा लिए, खाने के बाद वो ब्लड में गया, अब आपके जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उसको जाके क्या करेंगे, उसके कॉन्फॉर्मेशन को, उनकी जो शेप खराब हुए उनको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो वो ये क्या करेगा, जाके इस पे बाइंड करेगा। बाइंड कब करेगा, बाइंड तब करेगा जब इसमें कोई एक्टिव साइट हो। एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां पे हम टारगेट करते हैं किसी चीज को। कोरोना की आप बात करो, कोरोना में भी बहुत सारा इलाज चल रहा है। वैक्सीन बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या हो रहा है, यही स्ट्रक्चर ही काम आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में अगर आप स्पाइक बोलते हैं उसको, जो आपको बैक्टीरिया की बात करो, बैक्टीरिया, तो कोरोना में ये स्पाइक प्रोटीन होती है, ये स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करते हैं हम वैक्सीन बनाने के लिए। स्पाइक प्रोटीन क्या करेगा, अब स्पाइक अगर आप बात करो, एक इसकी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे स्पाइक होंगे, तो स्पाइक को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। स्पाइक बहुत एसेंशियल है वायरस के जिंदा रहने के लिए। अगर स्पाइक खत्म होगा तो क्या होगा कि वायरस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टारगेट को करने के लिए क्या होता है कि हमें स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी होता है। स्पाइक के अगेंस्ट मान लो हमने कोई एक मेडिसिन बना ली, ये स्पाइक क्या किया, जाके यहाँ पे बाइंड कर गया, बाइंड कर दिया, क्या हुआ, उसके कॉन्फॉर्मेशन को ही खराब कर दिया। प्रोटीन की कॉन्फॉर्मेशन खराब हुई तो प्रोटीन क्या करेगा, अपना काम बंद कर देगा। अपना काम बंद कर देगा तो क्या होगा, प्रोटीन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर फिनोटाइपिक काइंड ऑफ थिंग। अगर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कहीं भी हो रही है, आप अगर काले हो तो भी आप प्रोटीन की वजह से काले हो, गोरे हो तो आप भी प्रोटीन की वजह से, जो मेलानिन है उसी की वजह से काले हो, गोरे हो, ठीक है। तो सब कुछ क्या हो रहा है कि प्रोटीन पे डिपेंड कर रहा है। आपके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन से लेके जेनेटिक रेगुलेशन तक सब कुछ क्या है, प्रोटीन का ही खेला है। जब प्रोटीन के बारे में इतनी बात आती है तो उसके स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में 4 तरह की फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दिखती है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन।
प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन कुछ भी नहीं है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन सिंपल आप ले लो, वहां पे क्या होते हैं, एक लीनियर फॉर्म में आपको एक एमिनो एसिड के क्या होंगे, लीनियर फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड के सीक्वेंस दिखेंगे। और ये कितने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी होंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कितने भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि वो हमेशा क्या होगा, लीनियरिटी को मेंटेन करेगा इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 तरह की चीजें आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। जो फर्स्ट चीज है वो आती है अल्फा हेलिक्स। अब मैं यहां बात करूंगा आपको न्यूक्लिक एसिड में डीएनए की। डीएनए क्या था, एक हेलिक्स था। उस तरह की हेलिक्स अगर आपको नजर आ रही है कहीं भी, ऐसी हेलिक्स अगर नजर आ रही है तो वो क्या है, वो है एक अल्फा हेलिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब बात आती है अल्फा हेलिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा कहां। अगर आप अल्फा हेलिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल होता है कीरेटिन आपके बालों में क्या है, अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बीटा प्लीटेड शीट भी एक सेकेंड काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है। उसमें क्या होता है कि यही सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ये हेलिक्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हेलिक्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंट शीट बना रहे हैं। शीट में क्या होता है कि अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पे ये डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे अटैच्ड है एक दूसरे से। अब क्या होता है, ये आपको एक शीट की तरह दिख रही है, ठीक है। शीट मतलब कि एक आप लगा लो कि आप एक बुक को खोलो तो क्या बुक क्या है, वो एक डिफरेंट लेवल्स पे अरेंज पेजेस हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंट लेवल्स पे अरेंज्ड क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं। पॉलीपेप्टाइड 1 हो गया, पॉलीपेप्टाइड 2 हो गया, पॉलीपेप्टाइड 3 हो गया। तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो क्या है, अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ शीट। तो वो हो गया बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिल्क फाइबर, ठीक है। ये एग्जांपल बता रहा हूं, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको याद रखना। अब जो थर्ड चीज आती है वो हमारी आती है सुपर हेलिक्स या स्पेशल हेलिक्स आप कह लो। स्पेशल हेलिसिस में क्या सोच सकते हो आप, कैसा होगा स्पेशल हेलिसिस की अगर बात करें तो सबसे पहला स्पेशल हेलिक्स जो आता है वो आता है हमारा, ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, मान के चलो एक हो गया, ये डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इसमें एक और प्रोटीन आके ऐड हो गया, ठीक है। तो ये 3-4 तरह के क्या हुए, इसमें 3-4 पॉलीपेप्टाइड आके ऐड हो गए। तो ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है। ये अपने आप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बाकी बॉन्ड्स अभी देखेंगे आप, कितने कितने बॉन्ड्स होते हैं और कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन में, वो भी एक अगला टॉपिक अभी वही होगा, ठीक है। तो ये सुपर हेलिक्स या स्पेशल हेलिक्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले तो कोलेजन की बात आती है, ठीक है। कोलेजन में क्या होता है, कोलेजन अपने आप में कोलेजन के स्ट्रक्चर को कोलेजन हेलिसिस कहा गया है। कोलेजन हेलिसिस में टोटल क्या होते हैं कि 3 पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो कि ऐसे ही अरेंज होते हैं, उनमें बॉन्डिंग्स अपने आप ही होती है। जो बॉन्डिंग होती है उसको एक लॉक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। लॉक थ्योरी में क्या होता है कि अगर आप प्रोलीन की बात करो, प्रोलीन क्या है, प्रोलीन और हिस्टिडीन ये और हाइड्रोक्सी प्रोलीन ये क्या हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइसिन में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन में क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का अबंडेंस क्या करेगा, एक दूसरे हाइड्रोजन से दूसरे ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाते हैं तो प्रोलीन में उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोटीन है। तो वहां पे आपकी कार्बन भी ज्यादा मिल जाएंगे, नाइट्रोजन भी ज्यादा मिल जाएंगे, ऑक्सीजन भी ज्यादा मिल जाएंगे। तो क्या होगा, फिर वहां पे अवेलेबिलिटी मिल गई। अवेलेबिलिटी मिलने के बाद ही हाइड्रोजन उससे बॉन्ड बना लेगा। जब वो हाइड्रोजन उससे बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे करके ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए 3 हेलिक्स दिख जाएंगे। ये 3 हेलिक्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे और ये केस दिखती है कोलेजन में, इसलिए इसको कोलेजन हेलिसिस कहते हैं। कोलेजन हेलिसिस अपने आप में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। अब थर्ड हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आती है टर्शियरी प्रोटीन, ठीक है। तो बच्चों टर्शियरी प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। यहाँ देखो कितना सिंपल था, यहाँ कितना सिंपल था, यहाँ उलझ गए। तो इसी तरह से अगर टर्शियरी में जाओ तो टर्शियरी में और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। टर्शियरी की बात करें तो टर्शियरी में आती है हमारे ग्लोब्यूल्स। ये क्या होते हैं, जब आप वुल की बात करो, वुल मतलब उनसे कह रहा हूं मैं, उनके बॉल को देखो आप, क्या होता है, वो एक स्ट्रिंग है, वो कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। जब उसको आपको निकाल के चले जाओ तो यहाँ से आप कश्मीरी गेट चले जाओगे। लेकिन अब क्या होता है कि वो इतने बड़े गोले में बंद है,
तो इसी तरह से क्या होता है कि अमीनो एसिड्स के भी जो स्ट्रिंग है वो क्या होते हैं, अपने आप को एक बहुत ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डेलिकेट तरीके से अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो अरेंज कर रहे हैं। वो अरेंज जब यहाँ पे ग्लोब्यूल के फॉर्म में किया तो वो एक ग्लोब्यूल अगर है तो वो क्या होगा, एक टर्सरी स्ट्रक्चर हुआ, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूं आपको तो उससे अच्छा एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता है, वो इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी क्या है, प्रोटीन है। तो एंटीबॉडी एक टर्सरी एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन सेम है, अभी आप पढ़ोगे 12th में, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है। इम्यूनोग्लोबिन को ही एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन है। तो ग्लोबिन इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। अब ग्लोब्यूल की बात करें तो ग्लोब्यूल क्या हो जाता है कि ये दो तरह की अगर यहाँ पे बात होती है, प्रोटीन की अगर हम बात करें सिंपल लेमन लैंग्वेज में, तो दो तरह की हो सकती है, या तो फाइबर होगा वो, या तो ग्लोब्यूल होगा वो। ग्लोब्यूल एट सम एक्सटेंट ऑफ इट्स साइज, एट सम एक्सटेंट से मतलब ये है कि अगर ये एक ऑप्टिमम लेवल तक इसकी साइज है तो ये सोल्यूबल इन वाटर होता है। फाइबर्स हमेशा ही सोल्यूबल इन वाटर होता है, लेकिन ग्लोब्यूल में क्या होता है, जैसे इसका साइज बढ़ गया बहुत ज्यादा तो ये इनसोल्यूबल इन वाटर हो जाता है। फिर ग्लोब्यूल का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लूंगा तो एल्बुमिन आता है, एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन में क्या है कि बहुत लार्ज एक्सटेंट ऑफ उसमें बाइंडिंग हुई है ऑफ मोनोमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इससे क्या हुआ है कि वो जब पॉलीपेप्टाइड की बाइंडिंग हुई है तो वो उसमें अच्छे से नहीं घुल पाता। तो इसीलिए बोलते हैं कि ग्लोब्यूल हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही इनसोल्यूबल इन वाटर रहेगा। छोटे स्ट्रक्चर में तो वाटर में इनसोल्यूबल नहीं है, सोल्यूबल है वो। अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया वो ग्लोब्यूल तो क्या होगा, वो इनसोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा। तो बच्चों अब टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी में हमेशा ग्लोब्यूल फॉर्मेशन होती है। अब यही ग्लोब्यूल क्या होता है, आगे जाके अपने 4 स्ट्रक्चर में बना देते हैं। अब जैसे आपको 4th नंबर पे आऊंगा मैं, तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये है कि आपको ऐसे से दिखेंगे, एक यहां पे बन गया, वो ये यहां बन गया एक, यहां बन गया एक, यहां बन गया एक, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया, ठीक है, ये ऐसे बन गया। जब इस तरह के आपको वन ओवर अनदर ग्लोब्यूल दिखे तो वो स्ट्रक्चर होगा क्या, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या होते हैं यहाँ पे, एक पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देंगे। अब ऐसे आपको ये सबसे अच्छा एग्जांपल अगर दूं तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है हमारे आरबीसी में प्रेजेंट, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ये 4 सब यूनिट हो गए, सब यूनिट बोलेंगे इसको। ग्लोब्यूल को क्या बोलेंगे, यहाँ पे 4 ग्लोब्यूल है तो 4 सब यूनिट हो गए। इसलिए हम हीमोग्लोबिन को कभी कभी क्या लिखते हैं, अल्फा 2 बीटा 2। अल्फा 2 बीटा 2 सब यूनिट, मतलब 1 2 अल्फा के 2 बीटा के सब यूनिट मिला के 4 सब यूनिट हो गए, वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से अलग अलग इसके वो होते हैं। अगर आप डीप में पढ़ो इसको हीमोग्लोबिन को, अब आपको वो मैं बताऊंगा वहां पे फिजियोलॉजी में, वहां हीमोग्लोबिन कैसे, फीटल हीमोग्लोबिन होती है, एडल्ट हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं, उनमें डिफरेंट सब यूनिट होते हैं। लेकिन अभी आप बस ये याद रखो कि यहाँ 2 सब यूनिट होती है, 2 तरह की सब यूनिट होती है और टोटल 4 सब यूनिट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये 4 स्ट्रक्चर थे हमारे, जो कि हमारे प्रोटीन में मौजूद होते हैं। प्रोटीन को डिनोट हम ऐसे ही करेंगे इन 4 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो बच्चों अब बात आती है, ये जितना कुछ हमने पढ़ा, ये जो चाहे वो कितने भी स्ट्रक्चर अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटी दे रहे हैं, एट लेवल ऑफ प्राइमरी देखो कैसा था, ये सिंपल था, यहां के देखो पता नहीं चल रहा ये कैसा है। तो ये हुआ क्यों, द मेन क्वेश्चन इज वाई क्यों किया, ये तो मैं आपको बता दिया। क्योंकि वो क्या करने हैं कि उसको अपना एक्टिव साइट फ्री रखना है, एक्टिव साइट फ्री रख के क्या करना है, इंटरेक्शन करने हैं, चाहे वो प्रोटीन से इंटरेक्शन करे या आप न्यूक्लिक एसिड से इंटरेक्शन करे एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कहीं भी जाकर वो रेगुलेशन में तो इसलिए करे। लेकिन बात ये करता क्यों है, ऐसा क्यों हो गया ऐसा ये कि इसको इतने स्ट्रक्चर को की जरूरत पड़ी और स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को इतना उलझा रहे हैं, ठीक है। ये कैसे उलझ पा रहे हैं एक दूसरे से, ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक होगा, ये टॉपिक हमारा इसी पे होगा अभी वाला, ठीक है। इसमें हम टोटल यही हम चर्चा करेंगे कि ये ऐसा किया क्यों। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये इसके अपने मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल से मेरा मतलब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स हैं। पॉलीपेप्टाइड के अंदर क्या है कि इनमें बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शंस इन द सेंस की बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग है।
जो केमिकल बॉन्डिंग है, अगर आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं इस प्रोटीन का, इससे कुछ याद आया आपको? इंसुलिन, इंसुलिन भी प्रोटीन है, हमेशा याद रखना है। इन्यूलिन जो है वो प्रोटीन नहीं है, इंसुलिन जो है वो हमेशा क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहां से एन की, यहां पे सी टर्मिनल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर कि अगर मैं ये एक छोटा सा प्रोटीन जो आपको एक लीनियर फॉर्म में था ऐसे, ठीक है, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ दिया। अब ये मोड़ना क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसका, प्रोटीन का, मतलब वो अपने आप में ही करेगा, इन द सॉल्यूशन में अगर हो तो वो ऐसा करेगा। क्यों करेगा? अब अगर मैं बात करूं कि यहां पर एक प्रोटीन है एच करके यहाँ पे ग्लाइसिन हो गया, यहां पर मान के चलो कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यहाँ पे एस एच कर देता हूं, ठीक है, एस एच मतलब यहाँ CH2 भी होगा ही, वो आपको एस एच है, ठीक। तो ये हो गया आपको ग्लाइसिन, ये हो गया आपको क्या? सिस्टीन, ठीक है। अब जब ये ऐसा हुआ है तो अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये बॉन्डिंग कर ले, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे जो है SH है, यहाँ पे आप ये देख लेना, मैं एस इसलिए बोल रहा हूं, ये सिस्टीन होगा, यहां भी सिस्टीन है, ठीक है, ठीक है। मैं हाइलाइट्स बता रहा हूं आपको बस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूं आपको CH3 CH2OH जो भी है, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ भी CH2 OH, ठीक है। तो ये, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहली बॉन्डिंग जो हमारे इसमें होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा किनके किनके बीच होगा? हाइड्रोजन में हाइड्रोजन तो होंगे, हाइड्रोजन के अलावा 3-4 एटम्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, वहां वो जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन की ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमेशा हर जगह ही, हर स्ट्रैंड में नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब ये जो बॉन्डिंग हुआ, सबसे पहला बॉन्डिंग क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे इसमें सबसे ज्यादा प्रीवेलेंट बॉन्ड है हमारे इसमें पॉलीपेप्टाइड में। जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करो या बीटा प्लेटेड शीट में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो सब कुछ है, ठीक है। लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड, ये पांचों बॉन्ड ही सब में प्रेजेंट होंगे। जैसे आपको मैं बात करूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है जहां सिंगल लाइन है, वहां पे क्या कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, नई इंटरेक्शन है, मतलब कि कोई बॉन्डिंग नहीं है, वो एग्रीगेट ही नहीं हुए, अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटी दी नहीं उसने, ठीक है। अब सेकंड चीज जो आती है हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद, वो आती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। हमारे पॉलीपेप्टाइड में कोवेलेंट बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग अब कहां पे होगा? ये वहीं पे होगा। जैसे आप एस की बात करो, ये एस के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अपने आप को शेयर करके क्या करेंगे? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये अपने आप में करके क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो अब बच्चों अब तीसरी चीज जो आती है ना हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, वो आती है हमारी एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नाम आपने पहली बार सुना होगा, ये आज से पहले अगर सुना होगा तो अच्छी बात, नहीं सुना होगा तो मैं भी आपको समझाऊंगा ये होता क्या है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से रिपेल करने वाला। जैसे आपको पोलर और नॉन पोलर को याद करने का तरीका क्या बताया था? पोलर मतलब पानी, नॉन पोलर मतलब नो पानी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हो गया? नो पानी, पानी नहीं चाहिए, नॉन पोलर हो गए भाई। अब जब ये नॉन पोलर हो जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे एग्रीगेट बनेंगे ऑर्गेनिक रेसिड्यूज। जब दो ऑर्गेनिक रेसिड्यू बने, ऑर्गेनिक रेसिड्यू से मेरा मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रेसिड्यू, एलिफेटिक हो या कुछ भी हो, ये ऐसे अगर स्ट्रक्चर आपको दिखे तो वो क्या करेंगे? अपने आप में एक उनका अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन जो होगा वो क्यों होगा? क्योंकि वो वाटर लविंग है ही नहीं, वो वाटर लविंग नहीं है तो अपने आप को लव कर रहे हैं, वो जब अपने आप को कर रहे हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा तीसरा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये इस तरह के बॉन्डिंग जहां भी दिखे वो होंगे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अब हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के अलावे और भी इंटरेक्शन होती है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट वान डर वाल देख लो आप। वान डर वाल में क्या है कि एक वहां पे अल्कोहलिक ग्रुप के बीच में क्या होंगे? अल्कोहलिक ग्रुप के बीच में क्या होंगे? इंटरेक्शन होंगे। अब वान डर वाल इंटरेक्शन हो गए, ये चार सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट, चार इंपॉर्टेंट आपके ये इंटरेक्शंस जो हो गए, जो कि आपके इसमें प्रेजेंट है। अब इसके अलावा और भी हो सकते हैं इंटरेक्शंस, यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो जो फंक्शनल रेसिड्यू है
जो आपको आर की बात कर रहा हूँ, ये आर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें अगर आपके मान के चलो कोई भी अलग सा एटम आ गया जो कि अपने आप को मान चलो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आयनिक बना रहे हैं, ठीक है, आयन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा अपने आप में एक प्लस और माइनस बना के इस रेसिड्यू में क्या करेंगे, वो एक आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो पांचवा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है आयनिक इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाती है इन सम प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के बारे में इतना तो जान लिया, अब प्रोटीन के बारे में हम ये जानते हैं कि ये प्रोटीन जो है, जो ये सिंपल प्रोटीन तो आपको बता दिया इतने सारे सिंपल प्रोटीन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये सिंपल प्रोटीन सिंपल नहीं रहते, ये क्या करते हैं कि दूसरे कंपाउंड से जाके वो बना लेते हैं, एग्रीगेट बना, जैसे आपको दिखाया था ना कॉन्जुगेट लिपिड, उस तरह यहाँ पे क्या हो जाते हैं कभी कभी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी होते हैं। तो बच्चों जब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करें ना, तो सबसे पहले हमारे पास जो दिमाग में आता है वो आता है किसका, वो हमारे पास आता है ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन में क्या हुआ, शुगर मोइटी आ गई, शुगर मोइटी आने के बाद जो सबसे इसका एग्जांपल होगा म्यूसिन होगा, म्यूसिन मसीलेज आपको बताया था ना जो म्यूसिन, वो म्यूसिन होगा सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके इस प्रोटीन का, ठीक है। जब ये प्रोटीन की बात इतना करने के बाद अब हमारे पास बहुत तरह के हो सकते हैं, आपको लिपिड पढ़ा तो लिपिड में आप लाइपोप्रोटीन भी बोल सकते हो सकता है लाइपोप्रोटीन भी होगा ना फिर, तो लाइपोप्रोटीन भी हो सकता है, लाइपोप्रोटीन भी हो सकता है। लाइपोप्रोटीन में अगर बात करें तो HDL LDL जो बताया था आपको वो आप लिख सकते हो इसमें। इसके अलावा अगर बात करूं मैं लाइपोप्रोटीन के अलावा तो क्रोमोप्रोटीन भी हो सकते हैं, क्रोमोप्रोटीन भी हो सकते हैं। क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल क्या होगा, साइटोक्रोम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपको जानने हैं। इसके अलावा क्या बोल सकते हो आप, एक और आप बताओ, हीमोग्लोबिन बोल दिया मैं, हिंट दिया आपको, आप बताओ क्या होगा, वो हो सकता है मेटालोप्रोटीन। क्यों, क्योंकि वहां पे एक मेटल आ जाता है, वो आयरन Fe। तो ये हम एग्जांपल इसका क्या रखेंगे मेटालोप्रोटीन का, हीमोग्लोबिन क्या होगा हमारा एक मेटालोप्रोटीन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फोस्फोप्रोटीन भी बोल सकते हैं भाई, फोस्फेट भी आ गए ग्रुप। जब फोस्फेट ग्रुप आ जाएंगे तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल किसका क्या है, कैसीन, एग्जांपल है कैसीन। कैसीन क्या है, मिल्क प्रोटीन है भैया, याद रखना ये मिल्क प्रोटीन क्या है, एक प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन नहीं है, उसमें कॉन्जुगेटेड किसके हैं, कॉन्जुगेट्स किसके हैं, फॉस्फेट ग्रुप के हैं। तो ये 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताई है, ये 5 चीज आप हमेशा याद रखो। इसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन भी होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो चलो लिख ही देता हूं मैं, न्यूक्लियोप्रोटीन भी हो जाएंगे, 6 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपको बस याद कर लेंगे, ठीक है। जब न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन में सबसे हमारे पास जो आते हैं वो आता है प्रोटामिन्स, एग्जांपल है प्रोटामिन्स। विटामिन याद करते हो ना, सिर्फ प्रोटामिन याद कर लो, प्रोटामिन मतलब प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटामिन, विटामिन से प्रोटामिन, ठीक है। ये 6 तरह की जो प्रोटीन है ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से मतलब मेरा ये है, ये प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन नहीं है। जैसे इंसुलिन है, सिर्फ क्या है कि उसमें अमीनो एसिड है, उसमें अमीनो एसिड नहीं है, उसमें क्या है रेसिड्यूज हैं, चाहे म्यूसिन के हो, चाहे वो लिपिड के हो, चाहे वो मेटल्स के हो, चाहे वो फॉस्फेट के हो, कुछ किसी के भी हो, वो सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाएंगी, ठीक है। तो प्रोटीन्स में आज के टॉपिक में बस इतना ही, बस 2 इंपॉर्टेंट चीजों बताऊंगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये है कि आपको मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ कौन सा होगा, रुबिस्को। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल क्या होगा, कोलेजन। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, अगर आप नहीं पढ़ोगे ये तो ये सब रट्टा ही मारना है आपको, इसमें कोई आप ट्रिक नहीं यूज कर सकते। तो इसको पढ़ने का यही तरीका है कि आप सुबह उठो, एक चिट बनाओ, चिट बना के मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ जो चाहिए होता है, ठीक है। और वो आप क्या करो, इनमें से आप प्रश्न निकाल के एक चिट पे आप लिख लो, लिख के अब जहाँ पे सोते हो वहां पे चिपका लो ताकि आपको याद हो जाए। आप एक दिन नहीं 5 दिन अगर देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलो मैं डेली आप चिट बनाओ, जो आप 2 महीने में प्रश्न निकाल सकते हो जितना निकाल लो, ठीक है। अगर आप 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना इस चिट से तो आप गंगा नहा लोगे। गंगा नहाना मतलब कि समझ लो आप 10 मतलब 40 नंबर में तो लाख रैंक की डिफरेंस हो जाती है कभी कभी।